बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इंग्लिश यूनिट नंबर 2 क्लास 8 फेडरल टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इसकी कम्प्लीटली एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स, जितनी भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ओवरऑल जो कुछ भी है स्टूडेंट्स मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। चलें अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और अपना टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी बुक ओपन करें तो पेज नंबर 18 पर आपको टॉप में ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। इसके बाद आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा रीडिंग फॉर मीनिंग। इसके बाद आपको एक लफ्ज़ नज़र आएगा, वो क्वेश्चन नज़र आएगा, व्हाट डिड द मर्चेंट ब्रिंग टू सेल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे इनके आंसर भी मेंशन किए शॉर्ट से कि आप जो है आपको याद करने में आसानी हो। वीडियो का जो मेन मकसद है स्टूडेंट्स वो ये है कि जब मैं ये रिवाइज़ करूँगा और साथ ट्रांसलेट करूँगा तो ये आप ऑटोमेटिकली आपको याद करने में आसानी होगी और आपको ये याद भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबसे पहले इस क्वेश्चन पर गौर करें। व्हाट डिड द मर्चेंट ब्रिंग टू सेल। सौदागर बेचने के लिए क्या लाया। अब क्वेश्चन है कि सौदागर मर्चेंट जो है सौदागर को बेचते हैं कि बेचने के लिए क्या लाया। अब इसका आंसर देखते हैं। द मर्चेंट ब्रॉट सम डायमंड्स एंड पर्ल्स टू सेल। ही ऑफर्ड दीज डायमंड्स टू अल-मंसूर द खलीफा ऑफ कोर्डोवा फॉर सेल। अब इसका अगर बेसिकली जवाब देखा जाए तो स्टूडेंट्स वो सिर्फ यहाँ तक है कि जो सौदागर था वो हीरे और मोती जो है वो बेचने के लिए लेकर आया। अगर आप इसको थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर आप लिख लें ही ऑफर्ड दिस डायमंड्स टू अल-मंसूर द खलीफा ऑफ कोर्डोवा फॉर सेल। सौदागर बेचने के लिए कुछ हीरे और मोती लाया। इसने ये हीरे और मोती कोर्डोवा के खलीफा अल-मंसूर को फ़रोख्त के लिए पेश किए। समझ चुके हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, What was so special about the purple silk bag। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जामनी रंग, पर्पल किसे कहते हैं, जामनी रंग के रेशमी सिल्क रेशमी के थैले में क्या ख़ास बात थी। क्या ख़ास बात थी, आप ये भी कह सकते हैं उसमें गोल्ड थी, मगर वो पूछ रहे क्या ख़ास बात थी। उसमें ख़ास बात ये थी कि द बर्ड्स जो परिंदे हैड मिस्टेकन द पर्पल सिल्क फॉर समथिंग गुड टू ईट। परिंदे गलती से जामनी रेशम को खाने के लिए अच्छी चीज़ समझते हैं, ये समझते हैं। समझ चुके हैं स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। चलें अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि रीडिंग फॉर डिटेल इसी बुक के चलें अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 18 पे ओपन रखें, यहाँ पे आपको पहले हमने पढ़ा है रीडिंग फॉर मीनिंग, अब नीचे लिखा हुआ होगा रीडिंग फॉर डिटेल्स। मैंने इसके बहुत शॉर्ट से आंसर लिख लिए हैं कि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि ये शॉर्ट्स आंसर हैं। स्टूडेंट्स, रीडिंग फॉर डिटेल का मतलब है कि तफसीलात के लिए पढ़ना। वैसे इसका ये एग्जांपल है। अब पहला जो क्वेश्चन है इसमें है व्हाई कुड द मर्चेंट गेट बैक हिज बैग ऑफ गोल्ड। कि पहला सवाल, आपसे पहले सवाल समझें कि सौदागर अपना सोने का थैला वापस क्यों नहीं ला सका। आपसे क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चन जो है ये इजीली समझ भी आ चुका होगा, इसका आंसर भी आपके जहन में उर्दू में तो लाजमी आ चुका होगा। चलिए अब इसको इंग्लिश में मैंने लिखा है और आप इसको जो है ना, मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा कि आपको ट्रांसलेट की मदद से ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। द मर्चेंट कुड नॉट गेट बैक हिज बैग ऑफ गोल्ड। सौदागर जो है वो अपने जो सोने का बैग था वो वापस ना ला सका, बिकॉज क्योंकि द ईगल फ्लू हायर टूवर्ड्स द फार ऑफ माउंटेन्स विद ऑल हिज मनी। क्योंकि स्टूडेंट्स जो ईगल था वो उसका जो सोने का जो थैला था जो पैसों से भरा हुआ था उसको उड़ा के पहाड़ों पे दूर ले गया। सौदागर बेबस था, इस वजह से वो उसको ना ला सका। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, वो शॉर्ट से आप इसको कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई डिड द मर्चेंट कम टू अल-मंसूर आफ्टर अ ईयर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सौदागर एक साल बाद अल-मंसूर के पास क्यों आया। इसका आंसर है कि अ ईयर पास्ड बाय, एक साल गुजर गया, और द मर्चेंट अपीयर वंस मोर बिफोर, सौदागर एक बार फिर अल-मंसूर के सामने
मोर बिफोर अल-मंसूर के सामने टू सेल अ फ्यू ज्वेल्स, के कुछ ज़ेवरात बेचने के लिए फिर हाजिर हुआ। इसका यही मतलब है कि वो एक साल जब गुज़रा तो जो सौदागर था स्टूडेंट्स वो अल-मंसूर के पास कुछ ज़ेवरात बेचने के लिए फिर हाजिर हुआ। और ये आपका जो आंसर है इसको भी अपनी कॉपी पे नोट कर लें। नेक्स्ट करते हैं रीडिंग, जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वो करते हैं। पेज नंबर 18 पे आपको रीडिंग फॉर डिटेल के नीचे आपको नज़र आएगा रीडिंग फॉर इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब वैसे अंदाज़ा लगाने, कह रहे हैं कि अंदाज़े लगाने के लिए, अंदाज़े के लिए पढ़ना। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द पीपल टेल अल मंसूर एंड व्हाट वर हिज ऑर्डर, कि लोगों ने अल मंसूर को क्या कहा और इसने क्या हुक्म दिया। ये आपका जो है ये पहला क्वेश्चन है। इसमें मैंने बहुत शॉर्ट से आंसर लिखा है, अ फ्यू पीपल, चंद लोग। आप देखें अ फ्यू का मतलब चंद लोग, टोल्ड अल मंसूर से कहा कि डैड देयर वाज अ गार्डनर इन देयर नेबरहुड, कि इनके पड़ोस में एक गार्डनर यानी बागबान, हु हैज़ रिसेंटली बीन फेवर्ड बाय गुड लक, इनके जो पड़ोस में जो बागबान है जिसे हाल ही में खुशकिस्मती से नवाजा गया है, हाल ही में खुशकिस्मती से नवाजा गया है। एट दिस अल मंसूर ऑर्डर, अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वर हिज ऑर्डर का जो है ये आंसर है कि दिस अल मंसूर ऑर्डर, के अल मंसूर ने हुक्म दिया डैट द गार्डनर शुड बी ब्रॉड बिफोर हिम द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन बागबान को इसके सामने लाया जाए या पेश किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वाई डिड नॉट द गार्डनर यूज़ ऑल द गोल्ड कॉइन्स डैट वर देयर इन सिल्क बैग। क्वेश्चन है आपसे कि बागबान ने सोने के तमाम सिक्के इस्तेमाल क्यों नहीं किए जो रेशम के थैली में थे, जो इस रेशमी थैली में थे। इसका आंसर है बहुत शॉर्ट से, ही वॉज अ हॉनेस्ट मैन, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी था। डिड नॉट लाइक टू टेक अनअर्न्ड मनी, वो एक ईमानदार आदमी था, गैर कमाई हुई रकम इस्तेमाल करना या उसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता था। ये इसका आंसर है। चलें अब नेक्स्ट करते हैं रीडिंग फॉर आइडियाज़। आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसमें पेज नंबर 18 पे, वो है स्टूडेंट्स रीडिंग फॉर आइडियाज़। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डिड अल मंसूर डिसाइड अबाउट द बैग ऑफ गोल्ड्स, कि अल मंसूर ने जो सोने का जो थैला था इसके बारे में क्या डिसाइड का मतलब है क्या फ़ैसला किया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जवाब है इसका स्टूडेंट्स बहुत शॉर्ट से हैं, यहाँ पर आपने इसको कम्प्लीटली लिखना है। अल मंसूर हैंडेड ओवर द बैग ऑफ गोल्ड टू इट्स रियल मास्टर। रियल मास्टर यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है कि इसका मतलब है हकीकी हकदार। द मर्चेंट, फिर आगे मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है कि जो इसका हकीकी हकदार था। अ मंसूर हैंडेड ओवर द बैग ऑफ गोल्ड टू इट्स रियल मास्टर, मर्चेंट को दे दिया। ही इवन गिव 10 पीसीज ऑफ गोल्ड टू द मर्चेंट, उसने जो थे 10 पीसीज जो गोल्ड के थे वो भी दे दिए, जो द गार्डनर हैंड ब्रॉड फ्रॉम द बैग, जो कि बागबान ने बैग में से उधार लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द गार्डनर रिवॉर्डेड, के जो बागबान था उसको क्या इनाम दिया गया। आंसर, ऑन हिज ऑनेस्टी, इसकी ईमानदारी पर ऑन हिज ऑनेस्टी अल मंसूर हैड गिवन द गार्डनर 10 पीस ऑफ गोल्ड एज अ रिवॉर्ड, कि इसकी ईमानदारी पर अल मंसूर ने इसको 10 पीसीस, जो 10 पीसीस थे वो गोल्ड के, इसको ईमानदारी पर दिए एज अ रिवॉर्ड, इनाम के तौर पर। ये इसका आंसर है, आप इसको अपनी बुक पे कॉपी कर लें। अब चलें इसकी एक्सरसाइज करते हैं और इसकी कम्प्लीटली एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ से आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर स्टूडेंट्स। बस हमारी क्वेश्चन आंसर इस एक्सरसाइज चैप्टर 2 में हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा स्टूडेंट्स। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 19 ओपन करें तो आपको शुरू में नज़र आएगा वर्किंग द वर्ड्स। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में क्या क्या पूछा गया है, कुछ यहाँ पे मेंशन है और कुछ जो है वो आपको घर से करने के लिए बताया गया, आप ख़ुद करेंगे। वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ से अपनी नोटबुक पे कॉपी कर सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्पल है, पहले इसको समझते हैं कि स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको समझाना ही मेरा मकसद है। देखें, हेयर आर अ फ्यू वर्ड्स यूज्ड इन सेंटेंस एज वर्ब एंड नाउन्स। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है कि सेंटेंस में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, 2 सेंटेंस बनाएं उस लफ्ज़ के। एक होगा अपना नाउन और दूसरा होगा वर्ब। लफ्ज़ दोनों एक ही होंगे। अब आपने इस्तेमाल करने हैं इसको
एक ही लफ्ज़ को आपने एक जगह नाउन में इस्तेमाल करना है और दूसरी जगह वर्ब पे इस्तेमाल करना है। पहले मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि नाउन क्या है स्टूडेंट्स। नाउन क्या है, मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स किसी जगह, चीज़ वगैरह, किसी चीज़ का मशहूर जगह, वैसे भी किसी चीज़ का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। और वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, वर्ब हमारा काम होता है। वो किस तरह, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपने जब इंग्लिश ग्रामर की क्लासें की हैं मेरे साथ, उसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था कि इंग्लिश सेंटेंस बनाने का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है स्टूडेंट्स, काम करने वाला। वर्ब हमारा क्या होता है, काम, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा हो। ये इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर है। इसकी मदद से आप, उम्मीद करता हूँ, इसको और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ये जो वर्ब है हमारा स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं काम। काम। अब मैं आपको सेंटेंस में क्लियर करा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिए हुए हैं, एक के आगे लिखा हुआ है वर्ब और दूसरे के आगे लिखा हुआ है नाउन। थ्रो द बॉल टू मी, गेंद मेरी तरफ फेंक दो। अब यहाँ पे थ्रो जो लफ्ज़ है स्टूडेंट्स, वो फेंकना एक काम है, फेंकना एक काम है, इसलिए यहाँ पे आप इसको लिखेंगे कि ये वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में देखिए कि नाउ इट इज़ माई थ्रो, अब ये मेरी थ्रो है। आप कभी कभी कहते होंगे यार ये गेंद मैं आसमान में फेंक देता हूँ, आप अपनी थ्रो दिखा रहे होंगे, वो थ्रो इस स्टूडेंट्स, ये इस टाइम थ्रो जो है स्टूडेंट्स, वो एक माई थ्रो, ये मेरी थ्रो, ये एक थ्रो एक नाम के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। वी कैरी आवर प्रोड्यूस टू द मार्केट, वी कैरी आवर प्रोड्यूस टू द मार्केट, हम अपनी पैदावार मार्केट तक ले जाते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूस जो है स्टूडेंट्स, वो पैदावार है। आवर पैदावार, हमारी पैदावार, ये कोई काम नहीं है स्टूडेंट्स, ये वो कह रहे हैं नाम है, नेम है। आवर प्रोड्यूस, हमारी पैदावार। अब दूसरी एग्जांपल में देखें, ये प्रोड्यूस जो है वो मैंने वर्ब में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर इस प्रोड्यूस को वर्ब में कन्वर्ट करें तो वो किस तरह होगा, वी प्रोड्यूस वेजिटेबल इन द फील्ड्स, हम खेतों में सब्जियां पैदा करते हैं। अब यहाँ पे, वहाँ पे जो है प्रोड्यूस जो था पैदावार नाम था, अब यहाँ पे प्रोड्यूस पैदा करना, यहाँ पे काम है स्टूडेंट्स, पैदा करना, ये काम है। वो सेंटेंस में कह रहे हैं कि हम प्रोड्यूस, वी प्रोड्यूस वेजिटेबल इन द फील्ड्स, हम खेतों में सब्जियां पैदा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप इसको समझ चुके होंगे। आप इसके लिए इजीली सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं कि वर्ब जो है स्टूडेंट्स वो काम है और नाउन जो है स्टूडेंट्स वो किसी चीज़ का नाम है। अगर अपनी बुक में नोट करें, वहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यूज़ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टू सेंटेंस, वन एज अ वर्ब एंड द अदर एज नाउन। आपको बुक में 3 नाम दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है वाटर, जंप और लोड। अब आपको कह रहे हैं कि ये जो 3 जो लफ्ज़ हैं, वर्ड्स हैं, इनको ऐसे इस्तेमाल करें सेंटेंस में कि एक सेंटेंस इसका नाउन हो और दूसरा सेंटेंस ये वर्ब में भी इस्तेमाल हो सके। चलिए, मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल मेंशन की हैं, उनको रीड करते हैं। पहले वाटर पे करते हैं। ही वाटर द प्लांट। अब ये जो टेंस है ये हमारा टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है स्टूडेंट्स। ही वाटर्ड द प्लांट, उसने पौधों को पानी पिलाया। अब ये वाटर्ड, पिलाया, अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये वर्ब है, काम है ना, उसने पिलाया। अब दूसरी एग्जांपल में देखें, आई ड्रिंक वाटर टू क्विच माई थर्स्टी, सॉरी यहाँ पे वाई गलती से थर्स्ट है, यहाँ पे वाई गलती से मेंशन हो चुका है, ये मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये सिर्फ स्पेलिंग जो है THIRT है। इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब मैं आपको अभी क्लियर करा देता हूँ स्टूडेंट्स कि मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पिया। अब यहाँ पे जो काम है वो क्या है, वो अपना DRAN की ड्रंक, पिया, पिया, पिया जो है स्टूडेंट्स वो काम है। वाटर जो है ये यहाँ पे अपना काम नहीं, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये नाउन है, यहाँ पर ये एक नाम है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे। दूसरी एग्जांपल करते हैं, जंप। अ डॉग सडनली जंप्ड एट मी, कुत्ते ने अचानक मुझ पर हमला कर, सॉरी, कुत्ते ने अचानक मुझ पर छलांग लगा दी। अब ये छलांग क्या है, लगा दी, जंप्ड, लगा दी, ED लगा हुआ है, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनेट का, जंप। यहाँ पे काम किया कुत्ते ने, कुत्ते ने क्या काम किया, उसने छलांग लगाने का काम किया है। अ डॉग सडनली जंप एट मी, तो ये क्या हो गया, काम क्या है, वर्ब है। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, देयर इज़ अ जंप ऑन द रोड, देयर इज़ जंप ऑन द रोड, सड़क पर एक छलांग है, सड़क पर एक छलांग है। यहाँ पर की जंप क्या हो गया, ये एक नेम हो गया, सड़क पर एक छलांग है, वो काम नहीं है स्टूडेंट्स, नेम हो गया। चलें दूसरे एग्जांपल समझते हैं, लोड्स, वज़न को कहते हैं। असलम लोडेड द गन,
असलम ने अपनी जो गन थी वो लोड कर दी। लोड की और मायने है कि भर देना। भी गन्स को जब हम लोड करते हैं तो वो भर देते हैं उसको। असलम लोडेड द गन। अब लोडिड, उसने क्या किया, लोडेड काम किया, उसने गन अपनी कम भर दी है। एक मिनट, लोडेड द गन्स। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, शी वाज कैरिंग अ हैवी लोड। वो एक भारी बोझ उठा रही थी, वो एक भारी बोझ उठा रही थी। अब यहाँ पे भारी बोझ क्या है, कैरिंग वर्ब। इसमें सेंटेंस में जो वर्ब है हमारा कैरिंग है, उठाना है, क्योंकि वो काम कर रही है, उठा रही है। ये जो अ हैवी लोड है स्टूडेंट्स, ये हमारा इस टाइम नाउन है। नाउन अ हैवी लोड स्टूडेंट्स हमारा नाउन। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप इसको समझ चुके होंगे। अब अपनी बुक ओपन करें तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि वो है, वेयर इज़ कोर्डोवा सिचुएटेड, लोकेट ऑन द एटलस एट द राइट आंसर टू गिवन क्वेश्चंस। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोर्डोवा जो है वो कहाँ पर है, और आप एटलस जो है स्टूडेंट्स, ये नक्शे को बोलते हैं। किताब नक्शे की जो किताब होती है उसको एटलस बोला जाता है। अब कहते हैं कि ये किताब, इसमें जो नक्शों की किताब है उसमें देखें एंड राइट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, और इस सवाल का जो है वो जवाब लिखें। अब यहाँ पे तो कोई नक्शे की बुक नहीं है, आप नेट की मदद से भी देख सकते हैं। इसका आंसर है, कोर्डोवा इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ अर्जेंटीना। कोर्डोवा जो है वो अर्जेंटीना की दूसरी मशहूर बड़ी या पॉपुलर सिटी है। एंड द कैपिटल प्रोवेंस ऑफ द कोर्डोबा प्रोवेंस, और कोर्डोबा प्रोवेंस के जो है वो दारुल हुकूमत है या दारुल खिलाफा, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं, दारुल हुकूमत है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर, ये मैंने बहुत शॉर्ट से यहाँ पे मेंशन किए, आप अपनी बुक पे कॉपी भी कर सकते हैं। साथ आप थोड़ा से नीचे आएंगे, आपको बुक में नज़र आएगा वर्ल्ड क्लब। यहाँ पे मैंने आपकी बुक में से एक पिक्चर ली हुई है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ 4 5 6 7 वर्ड्स दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि इसके सेंटेंस बना दें। वो आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिए हैं यहाँ पे, पिक आउट 3 वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड क्लाउड एंड मेक सेंटेंस। अब मैं आपके लिए यहाँ पे वर्ड्स बनाता हूँ, देखें। तो यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ उठाया है, शेडी। शेडी, शेडी। अब इसका मतलब क्या है, ये शेडी का जो मतलब है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको वन बाय वन करके समझाता हूँ कि ये एक सायादार दरख्त को कहा जाता है। सायादार दरख्त को शेडी किसको कहा जाता है, एक सायादार दरख्त को कहा जाता है। आई सेट बीनीथ अ शेडी ट्री, मैं एक साया दरख्त के नीचे बैठ गया। मैं एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गया। दूसरे, माउंटेन, द क्लाउड्स टच द माउंटेन सॉफ्टली। क्लाउड्स टच द माउंटेन सॉफ्टली, बादल आस्ता से पहाड़ को छूते हैं। हॉनेस्ट, असलम इज़ अ हॉनेस्ट बॉय, असलम एक ईमानदार लड़का है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप इसको समझ चुके होंगे और अपने कॉपी पे इसको नोट कर लें। इंशाल्लाह अभी मैं आपको और एक्सरसाइज की कंप्लीट एक्सरसाइज कराता हूँ। बस आप अपनी बुक ओपन करें और पेज नंबर 20, वहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा वर्ड्स विथ अ सिमिलर मीनिंग। फिर आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा, हेयर आर अ फ्यू वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग्स, कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड मेक सेंटेंस। आप कुछ लफ्ज़ नीचे दिए गए हैं, आप डिक्शनरी से मशवरा करें, उसका इस्तेमाल करें और जुमले बनाएं। वो लफ्ज़ कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, इनके मीनिंग एक ही जैसे हैं। इनके मीनिंग है अफसाना या कहानी या दास्तान। इन तीनों के मीनिंग जो है स्टूडेंट्स एक ही जैसे हैं। अब ये किस किस के लिए इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो समझते हैं स्टूडेंट्स सागा को। सागा क्या है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी तवील दास्तान है या कहानी है स्टूडेंट्स जो आप पुश्त दर पुश्त किसी की बहादुरी पे लिखें, उस कहानी को स्टूडेंट्स हम सागा कहते हैं। नीचे एक और लफ्ज़ आया हुआ है स्टूडेंट्स, एपिक। एपिक किसे कहते हैं, नीचे मैंने एक इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, ये इसका सेंटेंस भी आप ले लें। एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नरेटेड पोएम दैट टेल अ स्टोरी इज़ एलिवेटेड और यहाँ पे गलती से मेंशन है, एलिवेटेड और डिग्निफाइड लैंग्वेज। ये स्टूडेंट्स क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये महाकाव्य, अगर एपिक के उर्दू में मीनिंग कीजिए तो महाकाव्य है। वैसे अफसाना और दास्तान के मीनिंग हैं इनके। ये एक ऐसी तवील दास्तान, ये एक तवील दास्तानी नज़म है जो बताती है बुलंद आवाज़ में या बुलंद रुतबे में किसी के बारे में कहानी, जिसमें जो वर्ड स्टूडेंट्स इस्तेमाल होंगे वो बहुत ही बुलंद और बहुत कीमती अल्फाज इस्तेमाल होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसी कहानी को हम एपिक कहते हैं।
नीचे तो आपको तीसरे नंबर पे यहाँ पे मेंशन है फेबल। फेबल किसे कहते हैं? ये भी अफसाने, दास्तान या कहानी है। अ शॉर्ट फेबल टू टीच अ मोरल लेसन ऑफ्टन विद एनिमल और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एज अ करेक्टर। ये एक छोटी सी स्टोरी है जिससे सबक आमोज छोटी सी एक स्टोरी है, जिसमें अक्सर जो है स्टूडेंट्स वो जानवरों का या बेजान जो हैं उनको बतौर क्या इस्तेमाल करते हैं, उनको अपना बतौर तसव्वुर जो है या बतौर किरदार जो है स्टूडेंट्स उनको उनका इस्तेमाल किया जाता है। नीचे देखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरी है हमारे पास एलिगोरे। एलिगोरे भी स्टूडेंट्स अफसाने को कहते हैं। एन एलिगोरी इज़ अ स्टोरी इन विच पीपल थिंग एंड एनी इंसिडेंट हैव हिडन। ये एक ऐसी स्टोरी है स्टूडेंट्स, इसका सेंटेंस भी है कि जिसमें आप कहानी तो सुन रहे होते हैं मगर जो उसका किरदार होता है वो छुपा हुआ हो, ऐसे क्या उसको हम कहते हैं एलिगोरी, अफसाना या कहानी। आखिरी नंबर पे है हमारे पास, पाँचवें नंबर पे है स्टूडेंट्स पारेबल। इट वाज अ पारेबल स्टोरी। अ पारेबल के मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ कि द डेफिनेशन ऑफ अ पारेबल अ शॉर्ट सिंपल स्टोरी विद मोरल और रिलीजियस लेसन्स। ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें हम मजहबी और एक अखलाकी एक स्टोरी है स्टूडेंट, जिसको हम पैरेबल कहते हैं, जिसमें मजहबी और अखलाक के बारे में हमें कोई स्टोरी बताई जाए स्टूडेंट्स, ऐसी स्टोरीज़ को पैरेबल स्टोरीज़ कहा जाता है। स्टूडेंट्स मैंने शॉर्ट मेंशन कर लिए हैं, अगर डिटेल के साथ मैं और मेंशन करूँ तो स्टूडेंट्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलें अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पेज नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 2, हेयर आर अ नंबर ऑफ वर्ड सिमिलर टू ईच अदर इन साउंड और मीनिंग्स। और सेंटेंस भी इसके बना दें। ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके जो मीनिंग्स हैं और जो साउंड हैं स्टूडेंट्स एक दूसरे के बहुत मिलते जुलते हैं। चलें इनको सेंटेंस की मदद से स्टूडेंट्स इन दोनों को समझते हैं कि इनका लफ्ज़ों का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट। देखिए दोनों का जो है साउंड्स है स्टूडेंट्स वो एक दूसरे के साथ बहुत मिलते जुलते हैं। अगर सेंटेंस में बोले जाएँ तो बंदा कंफ्यूज भी हो जाए, मगर आपने सेंटेंस के साथ देखना है कि ये बात किस तरह की हो रही है। अब देखें इफ़ेक्ट का जो मतलब है वो है मुतासिर, और इफ़ेक्ट का मतलब है जो है वो है असर। अब पहले हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर सेंटेंस में वो है स्टूडेंट्स, द हैवी रेनफॉल इफ़ेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। जो तेज़ बारिश है वो पौधों की नशोनुमा को मुतासिर करती है। दूसरे पे है माई एडवाइस हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन हिम। मेरी नसीहत ने इस पर कोई असर नहीं किया। उम्मीद करता हूँ आप मुतासिर और असर के जो हैं वो मीनिंग्स समझ चुके होंगे। दूसरे नंबर पे है एडवर्ड्स एवर्स। आप सेंटेंस में समझते हैं इसको। our work had an adverse effect on his health। इसमें और दूसरा है he is averse to taking chance। अब मैं आपको दोनों सेंटेंस इनका मतलब समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एडवर्स का मतलब जो है वो है बुरा, मुखालिफ, मनफी। ज़्यादातर मुखालिफ के लिए इसके मीनिंग्स किए जाते हैं, और एवर्स के जो स्टूडेंट्स मीनिंग हैं वो है ख़िलाफ़। अब ये सेंटेंस में समझते हैं। आवर वर्क हैड एन एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन हिज हेल्थ। ज़्यादा काम इसके सेहत पर बुरा असर डालता है। तो आप इस सेंटेंस में जो है वैसे एडवर्स के जो मीनिंग है वो बुरे से हो रहे हैं, मगर बेसिकली जो एडवर्स के जो अपने मीनिंग है स्टूडेंट्स वो हैं मुखालिफ। ही इज़ एवर्स टू टेकिंग चांस। वो मौके लेने के ख़िलाफ़ है। तीसरे नंबर पे समझते हैं एवेंज और रिवेंज। आई विल एवेंज माई ब्रदर। देखिए एवेंज और रिवेंज दोनों का मतलब भी स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ उर्दू में बहुत मिलता जुलता है। बदला लेना, इंतकाम। देखें एवेंज जो है स्टूडेंट्स वो है इंतकाम, और रिवेंज भी का मतलब है बदला। अब ये एक दूसरे के साथ अगर सेंटेंस में ट्रांसलेट किया जाए तो दोनों का बदला और इंतकाम जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत मिलते जुलते हैं। आई विल एवेंज माई ब्रदर, मैं अपने भाई का जो है वो इंतकाम लूँगा। दे वॉन्ट रिवेंज अगेंस्ट देयर इनिमी। वो अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ या अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये आप समझ चुके होंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 मेंशन किए थे जो इम्पोर्टेंट हैं, वो पेपर में आ सकते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 20 ओपन करें तो वहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा कॉन्ट्रास्ट।
स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले कंट्रास्ट की मीनिंग बता दूं कि स्टूडेंट्स कंट्रास्ट के जो है वो मीनिंग क्या है। कंट्रास्ट के जो मीनिंग है स्टूडेंट्स ये है फ़र्क देखना। अब डेफिनेशन से मैं आपको इसको समझाता हूँ कि कैसे फ़र्क देखना। Contrast is a rhetorical device through which difference between two subject, place, person, things or ideas are highlighted. Contrast जो है ये बयानबाजी का एक आला है जिसके ज़रिए हम दो सब्जेक्ट, जगह, शख्सियात और चीज़ों के बारे में एक दरमियान जो है फ़र्क देखते हैं या ख़यालात को उजागर करते हैं। अब आपने जो स्टोरीज़ पूरी बुक की जो चैप्टर आपने रीड किया यूनिट 1 में, वहाँ पे आपने किसी 2 के बारे में या 3 के बारे में बादशाह था और इनके बारे में आप जो कंप्लीट स्टोरी आपने रीड की है उसमें आप फ़र्क बयान करेंगे। अब नीचे क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मर्चेंट एंड द गार्डनर। आपसे सिर्फ पूछा गया कि मर्चेंट और गार्डनर के बारे में जो है वो फ़र्क बताएंगे, इन दोनों में क्या क्या फ़र्क था। अब देखते हैं मर्चेंट और गार्डनर के बारे में फ़र्क क्या था। शॉर्ट सी डेफिनेशन है यहाँ पे। मर्चेंट जो था स्टूडेंट्स, ही इज़ अ बिजनेसमैन, वो एक ताजर था। हु ब्रॉड डायमंड्स अक्रॉस द सी, जो समुद्र पार से जो है वो क्या लेकर आया, हीरे लेकर आया। एंड सोल्ड इट टू द खलीफा, और खलीफा पर बेच दिए। हु पेड हिम अ लार्ज सम ऑफ मनी, जिसने इसको एक बड़ी रकम अदा की। अब गार्डनर क्या था स्टूडेंट्स, अब दोनों में फ़र्क आप खुद ही समझ जाएंगे। गार्डनर क्या था, माली, गार्डनर को कहते हैं माली। ही इज़ अ पुअर मैन, वो गरीब आदमी था। ही फाउंड अ बैग ऑफ फुल गोल्ड, उसे एक सोने से भरा हुआ बैग मिला। ड्यू टू ग्रेट नेसेसिटी हिज फैमिली वॉज सफरिंग फ्रॉम द वांट ऑफ फूड एंड क्लोथ्स। उसकी जो फैमिली थी उसको खुराक और अपना कपड़े की जो है थी वो बहुत किल्लत का सामना था। सो द पुअर गार्डनर ब्रोड 10 गोल्ड पीसीज ऑफ अ मनी फ्राम द बैग, जो गरीब गार्डनर था, माली था, उसने बैग में से 10 पीसीज या 10 टुकड़े जो थे या 10 गोल्ड्स या आप उसके कहते हैं 10 सिक्के उधार ले लिए। रेस्ट ऑफ द अमाउंट, और बाकी अमाउंट रिटर्न टू द मर्चेंट, और बाकी अमाउंट जो थी वो उसने सौदागर को वापस कर दी। ये मैंने आपको इन दोनों में फ़र्क बता दिया है कि आपने जो स्टोरी रीड की थी उन दोनों में ये फ़र्क था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर है बुक में आपका 21, आपको ऊपर टॉप में नज़र आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये थोड़ा समझने का है स्टूडेंट्स, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लें। जो डेफिनेशन लिखी हुई है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट। जुमले की साख्त अंग्रेज़ी ज़बान की बुनियादी ज़रूरत है। हर जुमले में एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की 4 इकसाम है, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स। थोड़ा से आप नीचे आएंगे स्टूडेंट्स, नीचे लिखा होगा हेयर वी आर कंपेयरिंग सिंपल एंड कंपाउंड टेंस। यहाँ हम कंपाउंड और सिंपल जुमले जो हैं उनका मवाजना कर रहे हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। फिर आप थोड़ा से नीचे आएंगे, यहाँ पे अब सिंपल टेंस की बात हो रही है क्योंकि 2 टेंसेस की वो कह रहे हैं हम मवाजना कर रहे हैं, एक है कंपाउंड और एक है सिंपल। मैं आपको सिर्फ ये 2 समझाऊँगा यहाँ पर। सिंपल सेंटेंस, पहले इसकी डेफिनेशन समझ जाएं, फिर स्टूडेंट्स मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। A simple sentence has only one main or independent clause and no dependent or subordinate clause. It comprises a subject and a predicate. एक सादा जुमले में सिर्फ एक बुनियादी आज़ाद शक होती है। ये एक मौजू या पेशन गोई पर मुश्तमिल होती है। जो सिंपल सेंटेंस है वो कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट अपना पेशन गोई पे या किसी मौजू पर मुश्तमिल होती है, जिसे हम सब्जेक्ट या प्रीडिकेट भी कहते हैं। अगर प्रीडिकेट की अगर आप मीनिंग की जाए तो ये इसका मीनिंग जो है उर्दू में वो पेशन गोई है। अब मैं आपको समझाता हूँ 1 बाय 1 करके एग्जांपल्स से। नीचे एग्जांपल दी गई है स्टूडेंट्स, एग्जांपल में लिखा गया कि यमुना वेंट टू द टीचर एंड थैंक्स हर। यमुना अपनी उस्ताद के पास गई और इसका शुक्रिया अदा किया। अब यहाँ पे यमुना जो है स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है और बकाया जितने भी अल्फाज है वेंट टू द टीचर एंड थैंक्स टू हर, ये स्टूडेंट्स प्रीडिकेट हैं। वो किस तरह वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीडिकेट और सब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स अगर आपने इंग्लिश ग्रामर के मेरे कोर्सेज़ किए थे या किए हैं या करेंगे तो स्टूडेंट्स मैंने उसमें आपको एक चीज़ समझाई हुई है कि इंग्लिश का जो जुमला है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है।
इंग्लिश का जुमला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट क्या है पहले इसको समझें। कोई भी जुमले में कोई भी बंदा जो काम करे, जो एक्शन परफॉर्म करे स्टूडेंट्स, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एक्शन करने वाला जो है जुमले में वो सब्जेक्ट है। वर्ब जो है वो कोई एक्शन, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो एक्शन जो है हमारा वर्ब है। और ऑब्जेक्ट किस पे परफॉर्म कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब एक्शन जुमले में कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो आई कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और मेरा काम क्या है, गोइंग जाना, वो वर्ब हुआ। और किधर जा रहा हूँ, किस पे काम हो रहा है, वो मेरा स्कूल हो गया, आई एम गोइंग टू स्कूल। इस तरह जो एक्शन करने वाला होगा स्टूडेंट्स वो है हमारा सब्जेक्ट जुमले में। और जो एक्शन के बारे में जो हमें एक्सप्लेन करेगा कि ये एक्शन करने वाला किस पे एक्शन कर रहा है और क्या एक्शन कर रहा है, वो है हमारा प्रीडिकेट। अब आप कन्फ्यूज़न आपकी ख़त्म होगी। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि द मैन सेट डाउन एट द टेबल बिसाइड द विंडो, कि एक आदमी खिड़की के पास एक टेबल पर बैठ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कौन कौन से हैं आप खुद समझिए, मैं आपको बताता हूँ। द मैन जो है काम करने वाला कौन सा है, एक्शन करने वाला कौन है, बैठा कौन है स्टूडेंट्स, ये मैन हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में जितनी भी बातें एक्सप्लेन की गई हैं कि इस मैन ने ये किया और उस कुर्सी पे बैठा और इसके साथ बैठा, खिड़की के साथ बैठा, खिड़की के ऊपर बैठा, टेबल के ऊपर बैठा, टेबल के नीचे बैठा, जितनी भी बातें हैं स्टूडेंट्स ये हमारी प्रीडिकेट्स हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द गार्डन वॉज लुकिंग फ्रेश एंड कूल। अब बात किसकी हो रही है, फ्रेश एंड कूल जो है वो तो बाग के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा बाग क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और वाज के बाद जितनी वाज लुकिंग फ्रेश एंड कूल, ये इस सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी हम बात कर रहे हैं कि अब गार्डन जो है बाग है, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रेश है, कूल है, ख़राब हो गया है, पानी गिर गया है, जो कुछ भी हो गया है, वो सारी बातें जो है हमारी प्रीडिकेट कहलाती हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि द लास्ट फ्यू लीव्स हैव फॉलन नाउ। आखिरी पत्ते चंद पत्ते अब गिर चुके हैं। अब यहाँ पे बात कौन सी हो रही है, द लास्ट फ्यू लीव्स। यहाँ पे जो पूरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो ये द लास्ट फ्यू लीव्स, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। हैव फॉलन नाउ, जो अब गिर चुके हैं, द लास्ट फ्यू लीव्स, आखिरी पत्तों की बात हो रही है। फिर हमने इसको एक्सप्लेन किया, हैव के बाद हमने इसको एक्सप्लेन किया कि अब वो गिर चुके हैं, तो एक्सप्लेन करना प्रीडिकेट कहलाता है। और जो द लास्ट फ्यू है ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि एक्शन किसके बारे में बात हो रही है। फिर इस तरह एक दूसरी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पर्सन टू रीच द टॉप इन विनर। जो पहला पर्सन है, ये पहला जो शख्स है जो पहुंचेगा सबसे पहले वही फातेह होगा। जो सबसे पहले पहुंचने वाला जो है वही फातेह होगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फर्स्ट पर्सन की हो रही है। फिर टू के बाद हमने एक्सप्लेन किया जो वही फातेह होगा जो सबसे पहले पहुंचेगा। द फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट हो गया। और उस फर्स्ट पर्सन के बाद जितने भी ये अल्फाज हैं स्टूडेंट्स ये हमारे क्या हो गए, प्रीडिकेट हो गए। दिए इस तरह दूसरे आखिरी जुमले में फायर इंजीनियर जो है स्टूडेंट्स ये हमारा सब्जेक्ट है। अब वो जो काम कर रहा है हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, ये हमारा जो है ये हमारा प्रीडिकेट हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने आपको सिंपल और प्रीडिकेट के बारे में समझा दिया। अब मैं आपको कंपाउंड के बारे में समझाता हूँ। कंपाउंड सेंटेंसेस, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। A compound sentences has at least two independent clause or sentence that are two complete through combined into one. कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कंपाउंड जुमले में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लास या जुमला होते हैं जिनको एक में मिलाकर ख्यालात को मुकम्मल करना होता है। वो कह रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस जो है जुमला है इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे या दो जुमले होंगे। उन दोनों को जुमले एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, उनको जब मिलाएंगे तो अपने ख्यालात को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। वो किस तरह वो मैं आपको नीचे 1 बाय 1 करके बताता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में से और नीचे मैंने आपकी बुक में से पिक्चर लिया हुआ है, मैं उसी से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, वो इससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स।
मैच द फर्स्ट हाफ ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस लेफ्ट टू इट्स सेकंड हाफ राइट। अब यहाँ पे हम मैच करेंगे, यहाँ पे आगे पीछे अल्फाज दिए गए हैं और अपने ख्यालात को जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, वो ख्यालात किस तरह कंप्लीट करेंगे वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले जो आपको बताया गया है कि आई वॉन्ट टू गो रनिंग, आई वॉन्ट टू गो रनिंग, मैं भागने के लिए जाना चाहता हूँ, मगर क्या। अब आगे आपने इसको कंप्लीट करना है कि आगे वो किस चीज़ में बट लेकिन आई कैन नॉट फाइंड माई शूज़। ये स्टूडेंट्स आपने इसके साथ लगाना है, लेकिन मुझे जूते नहीं मिल रहे। समझ चुके हैं आप। आई वॉन्ट टू गो रनिंग बट आई कैन नॉट फाइंड माई शूज़। अब ये दोनों सेंटेंस जो हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। वो कह रहे हैं कि जब दो जुमलों को मिला के कंपाउंड सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिसमें दो जुमले मिला के एक दूसरे के साथ ख्यालात, उनमें दोनों के ख्यालात शेयर हों, दोनों एक दूसरे मिलते जुलते हों, ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। दूसरा है द मर्चेंट शूटेड एंड जम्प्ड आउट ऑफ द वाटर। आपने स्टोरी पढ़ी होगी, जो ताजर था वो चिल्लाया एंड जम्प्ड आउट ऑफ द वाटर, और पानी से बाहर निकला। अब फिर आपने आगे इसके साथ मिलाना है कि बट इट वाज नो यूज़, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो उसका ईगल वो ले चुका था। आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है कि वो उसको ले चुका था, उसके ईगल जो था उसका गोल्ड के जो सिक्के थे वो अपने साथ ले जा चुका था। ये इसके साथ मिलते जुलते हैं, ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, कंपाउंड। तीसरी एग्जांपल देखते हैं, हनीफ वांट टू ड्रा। ड्रा जो है, ड्रा और ड्राइंग एक ही बात है। हनीफ जो है वो ड्रा करना चाहता है, लेकिन अब आगे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हनीफ वांट टू ड्रा, वो करना चाहता है। ही वांट टू बी एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। हनीफ जो है वो ड्रा करना चाहता है, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। ये दोनों जो जुमले हैं एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। देयर इज़ नोथिंग लैकिंग। अब इसका क्या मतलब है, देयर इज़ नोथिंग लैकिंग। आप इसके साथ किसके साथ इसको मिलाएंगे वो मैं आपको स्टूडेंट्स अभी बता देता हूँ। There is nothing lacking. There is nothing lacking but the 10 pieces he has told you. ये आप मिलाएंगे किसके साथ, या आप मिलाएंगे इसके साथ। फिर आखिरी जुमला है, अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बुक ओपन कर ले। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो चुका था। एंड वी वर नॉट नियर द केबन, हम यट अभी तक केबन या घर, हाउस जो भी हो, हम उसके करीब नहीं थे। ये दो जुमले मिल के एक ही ख्यालात को जो है उसको जाहिर करें, ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप ये समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स आप अपनी बुक ओपन करें, अगर बुक है आपके पास, आपको बुक पे मिलेगा पेज नंबर 22, यूनिट नंबर 2 है और पेज नंबर उसका 22 है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 के नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा आपको पर्सनल प्रोनाउन। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन 5 है और 6 है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन कर ली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी। आप वो दोनों वीडियोस जब देख लेंगे तो स्टूडेंट्स आपको ये टेंस बनाना आ जाएंगे, तो आप उसकी मदद से जो है वो आप टेंस बना सकेंगे। वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन की उन टेंसेस की, आप वहाँ से पहले उसको समझ लें। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हो रही है पर्सनल प्रोनाउन की, यानी ज़ाते इसमें ज़मीर। प्रोनाउन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ये इसमें ज़मीर को कहते हैं। अब समझें, इस बात को समझें, क्योंकि ये जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। डेफिनेशन है स्टूडेंट्स इसकी, ज़ाते इसमें ज़मीर एक मुख्तसर लफ्ज़ है जिसे हम किसी शख्स के मुनासिब नाम के सादा मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अ पर्सनल नाउन इज़ अ शॉर्ट वर्ड वी यूज़ एज अ सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन। फिर एक बार इसकी मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ कि ज़ाती इसमें ज़मीर यानी पर्सनल नाउन एक मुख्तसर लफ्ज़ है जिसे हम किसी शख्स के मुनासिब नाम के सादा मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। देखें, अब अली है, कोई भी नाउन है,
अब उस नाउन का आपने एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उस सेंटेंस में आपने एक बार जो है उस नाउन का आपने जिक्र कर लिया है। अब बार बार आप सेंटेंस में उसका जिक्र, उस नाउन का नाम नहीं लेंगे। या आप कह देंगे इट, या आप कह देंगे ही, या आप कह देंगे शी, या आप कह देंगे वी, या आप कह देंगे दे, या आप कह देंगे दिस। जितने भी हैं स्टूडेंट्स, आप उस नाउन का बार बार जिक्र नहीं करेंगे। ऐसे को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये जो ही, शी, आई, यू, वी, दे, इट, दे, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, माइन, यूअर, हिज, हर्स, इट्स। स्टूडेंट्स ये जो हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल्स में आगे मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। ये मैंने आपकी बुक में से कॉपी ली हुई है पिक्चर, यहाँ से ये आपके सारे प्रोनाउन हैं, ये आप नोट कर लें। सब्जेक्ट में आप कौन से इस्तेमाल करेंगे, अगर पैसिव का सेंटेंस हो तो ऑब्जेक्ट में कौन से करेंगे, और पोसेसिव में आप कौन से इस्तेमाल करेंगे। वो बात की बातें हैं कि आपने इनको किधर किधर इस्तेमाल करना है, वो मैं ग्रामर की क्लासेस करा रहा हूँ, उनमें वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिर्फ प्रोनाउन की बात हो रही है कि प्रोनाउन क्या है। मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर गौर से सुन लें। किसी नाउन की जगह पर हम उसको मुतबादिल कोई और जो है इशारा की तरफ इशारा करके जो है वो उसका नाम ले लें, उसको मुखातिब कर लें, तो ऐसे के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो क्या होंगे? वो हमारे प्रोनाउन होंगे। देखें, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अली इज़ अ हॉनेस्ट बॉय। अली एक ईमानदार लड़का है। अब मैं दूसरे सेंटेंस में भी कह दूँ कि अली इज़ माई फ्रेंड, तो स्टूडेंट्स फिर सेंटेंस बनेगा नहीं। फिर मैं कहूँगा ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। ही इज़ माई क्लास फेलो, वो मेरा जो है वो क्लास फेलो है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ही, शी, इट को हम स्टूडेंट्स प्रोनाउन कहते हैं। इसे उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। ये आप नोट कर लें, फिर मैं आपको नीचे एग्जाम्पल से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका है स्टूडेंट्स 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अंडरलाइन द प्रोनाउन। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दे दिए गए हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लें। पहला जो है हमारे पास वो है स्टूडेंट्स, हलीमा स्पेंड मोर टाइम ऑन हर स्पीच देन आई डिड ऑन माइन। यहाँ पे कौन कौन से जो हैं वो प्रोनाउन हैं वो आपने अंडरलाइन करने हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखें, हलीमा स्पेंड मोर टाइम ऑन हर स्पीच देन आई डिड ऑन माइन। यहाँ पे प्रोनाउन कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? हलीमा, हलीमा तो हम एक बार नाम ले लिया है, उसका बार बार आप नाम नहीं लेंगे। हलीमा यहाँ पे कौन सा है? मैंने आपको बताया था हर प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है। और ये माइन जो है स्टूडेंट्स, आपको उसको टिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सेंटेंस में आप जो है एक ही प्रोनाउन को हमेशा टिक करेंगे। ये एक सेंटेंस है, मैं उसको ट्रांसलेट करूँगा। ये बेसिकली दो एक टेंस मिले हुए हैं। किस तरह वो मैं आपको बता देता हूँ। हलीमा ने मेरी तकरीर से ज़्यादा वक्त अपनी तकरीर पर सर्फ कर दिया। अब यहाँ पे हलीमा भी है और मेरी तकरीर भी है, इसलिए दो सेंटेंसेस हैं। तो इसलिए आपने दो सेंटेंस, हर स्पीच, हर आपने टिक करना है और आई टिक करना है, क्योंकि ये प्रोनाउन है। दूसरी है डेट कॉपी ऑफ द प्रोग्राम इज़ नॉट यूअर, इट्स माइन। डेट कॉपी ऑफ द प्रोग्राम इज़ नॉट यूअर, इट्स माइन। यहाँ पे कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपने सिर्फ दो टिक करने हैं। वो कौन कौन से? प्रोग्राम की वो कॉपी आपकी नहीं मेरी है। यहाँ पे कौन कौन से प्रोनाउन है? एक हो गया यूअर, दूसरा हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे माइन यानी मेरी, इट्स माइन, माइन यानी मेरी। आप इट्स भी कर सकते हैं या माइन करेंगे, इसमें एक करेंगे। आपने माइन टिक कर लेना, क्योंकि हर सेंटेंस में आपने एक प्रोनाउन टिक करना है। और दूसरा है स्टूडेंट्स यूअर। शी टोल्ड मी डैट द जैकेट वॉज हर, उसने मुझे बताया कि ये जैकेट इसकी थी। शी टोल्ड मी, अब शी जो है स्टूडेंट्स ये क्या है? और टोल्ड मी, यहाँ पे ये जो मी है मुझे बताया। आपने मी, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। मी आपने टिक करना है, ये आपका प्रोनाउन है। डैड द जैकेट वॉज हर, उसने, मैं यहाँ पे अपना नाम नहीं ले रहा, मैंने बता दिया था कि नाउन की जगह पे आप उसको कोई इशारा करके आप उसको पुकारें। ही, शी, इट, मी, कोई भी इस लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो स्टूडेंट्स वो आपके प्रोनाउन है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। डैड द जैकेट वॉज हर, यहाँ पे हर दूसरा है आपका प्रोनाउन है। हमेशा एक सेंटेंस में आप इन्हें एक प्रोनाउन यहाँ पे टिक करना है। शी टोल्ड मी एक सेंटेंस हो गया, डैड द जैकेट वॉज हर ये कंपाउंड सेंटेंस है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। डैट द जैकेट वाज हर, उसने मुझे बताया कि जैकेट उसकी है। मी और हर जो है स्टूडेंट्स ये आपके प्रोनाउन हो गए। नंबर 4 पे देखते हैं, वी स्टेट एट यूअर आंटीज़ होम, हमने अपनी आंटी के घर जो है हम अपने आंटी के घर ठहरे। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोनाउन है स्टूडेंट्स? यहाँ पे है प्रोनाउन आवर, क्योंकि ये एक ही जुमला है आवर, यहाँ पे आवर।
यहाँ पे एक प्रोनाउन है आवर। अहमद एंड हमज़ा वांटेड टू द प्लांट अ गार्डन। अहमद और हमज़ा जो है वो गार्डन में या बाग में एक पौधा लगाना चाहते थे। दे आस्क देयर ग्रैंड मदर, उनने अपनी जो दादी को बताया टू गो विद हिम, कि इनके साथ चलें। यहाँ पे कौन कौन से प्रोनाउन हैं? यहाँ पे प्रोनाउन है स्टूडेंट्स दे और स्टूडेंट्स देम। दे आस्क देयर ग्रैंड मदर, उन्होंने बताया कि उनके साथ चलें। यहाँ पे उनके साथ चलें तो यहाँ पे देम। अब मैंने आपको पहली वीडियो में स्टूडेंट्स बता दिया था शुरू में कि ये जितने भी हैं स्टूडेंट्स ये आपके प्रोनाउन हैं। आई, यू, वी, ही, शी, इट, वी, दे, मी, यू, हिम, हर, इट, टू, अस, देम, ये सारे आपके प्रोनाउन हैं। चलें अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउन। प्रोनाउन तो मैंने आपको बता दी हैं कि प्रोनाउन क्या हैं। ही, शी, इट, आई, वी, ये सारे प्रोनाउन हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टूडेंट्स ये जो प्रोनाउन है इन फिलिंग द ब्लैंक्स में इंटर करें। पहले हमारे पास है अहमद टोल्ड डैश ब्रदर डैट द कार हैड फ्लैट टायर। अहमद ने अपने भाई को बताया कि डैश के गाड़ी का टायर फ्लैट था। अहमद ने अपने भाई को बताया। अपने के लिए कौन सा हमारे पास प्रोनाउन है? हिज। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिखेंगे हिज, यहाँ पे आप मेंशन कर लें हिज। ही टोल्ड, दूसरा है हमारे पास ही टोल्ड डैश डैड डैट डैश नीडेड अ न्यू सूट। उसने अपने अपने हिज और हिम अपने, यहाँ पे आप लिखेंगे हिम डैट अपने डैश नीडिड अ न्यू सूट। उसने अपने बाप को बताया कि डैड ही कि उसको एक नए जोड़े की ज़रूरत है। यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स ही। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है तीसरी, ही टोल्ड द मैन टू कम बैक व्हेन डैश हैड टाइम फॉर डिस्कशन। उसने आदमी को बताया कि जब उसके पास बहस का वक्त हो तो वो वापस आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे व्हेन डैश हैड टाइम फॉर डिस्कशन में क्या आएगा? व्हेन ही, जब उसके पास, उसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ? व्हेन ही, क्योंकि वो एक है व्हेन ही। आई एम टेकिंग लेसन इन गोल्फ विच इज़ डैश फेवरेट स्पोर्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा माई फेवरेट, मेरा पसंदीदा स्पोर्ट। ये आपकी एग्ज़ाम्पल हैं। ये आखिरी जो जुमला है यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि as soon as the car was repaired, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा आई। यहाँ पे जो इसका जो प्रोनाउन है स्टूडेंट्स वो आई, मैं। यहाँ पे आप अपना नाम नहीं बताएंगे, आई, मैं, ये आपने प्रोनाउन यहाँ पे मेंशन कर लेना है। आप समझ चुके हैं कि स्टूडेंट्स कि किसी की नाउन की जगह पे आप उसको इशारा करें, ही, शी, इट, यू, विल, कोई भी इस्तेमाल करें तो ऐसे को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको चार्ट बताया था, ऐसे सब को प्रोनाउन कहते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर अब 9 करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है और आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताया कि री राइट द फॉलोइंग पैराज ऑफ अ सेंटेंस एज सिंगल सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउन। दो सेंटेंस हैं, 4 पॉइंट्स हैं टोटल। अब प्रोनाउन आपने इनमें इस्तेमाल करना है और मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि अगर शुरू में अगर नाउन का एक बार जिक्र हो जाए किसी भी पैराग्राफ में तो फिर आप उसकी तरफ इशारा करेंगे। उस इशारे के लिए आप इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब आपके पास जो पहला सेंटेंस है, द डोर इज़ ब्राउन द डोर लीड्स इनटू द यार्ड। अब देखिए बार बार द डोर 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 नहीं इस्तेमाल करेंगे आपने क्या करना है, एक ही बार आपने सब्जेक्ट में जो नाउन है आपने एक ही बार इस्तेमाल करना है और उसकी दूसरा आपने सब्जेक्ट में उसको तरफ इशारा करना है। द डोर इज़ ब्राउन, फिर आपने लिखना है कि इट लीड्स इनटू द यार्ड। यहाँ पे आपका जो आएगा वहाँ पे आपका इट आएगा। आपने दूसरे सेंटेंस में द डोर की जगह पे इट लिखना है। फिर इस तरह है कि द टॉय इज़ ब्रोकन द टॉय कैन नॉट बी प्लेड विद। बार बार आपने टॉय टॉय नहीं इस्तेमाल करना इसमें। फिर आपने इसमें इसका जो आंसर है वो है इट, इसमें भी आप इट लिखेंगे यानी इशारा करेंगे यानी ये। द बॉयज़ बाईसाइकिल वॉज ब्रोकन द बॉय वॉज वेरी अपसेट। बार बार आपने बॉय बॉय नहीं लिखना, आपने लिखना है एक बार बॉय आ गया है सेंटेंस में ठीक है, दूसरी बार आपने बॉय नहीं लिखना, आपने ही उसकी तरफ वो बहुत अपसेट था यानी लड़का है, इसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा ही। द टीचर wanted to see the student had spoken during the examination।
बार बार आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स वो आपने मेंशन नहीं करना। आपने यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन करनी है, या तो आपने हु मेंशन कर लेना है जो, या आपने वो अपना ही मेंशन कर लेना है यानी वो। यहाँ पे आप इन दोनों में से कोई भी मेंशन कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको सब करा दिए हैं। ये मैं आपको ट्रांसलेट कर लूँगा और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, बहुत शॉर्ट सी, आप इसको नोट कर सकते हैं। राइट द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी, की जो ये कहानी आपने पढ़ी है इसका मेन आइडिया लिखें। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द हॉनेस्टी ऑफ द पुअर पीपल, जो कहानी है वो गरीब लोगों की ईमानदारी के इर्द गिर्द घूमती है। दे हैव नीदर ब्रेड एंड बटर, उनके पास खाने को रोटी और मक्खन नहीं है, नॉर अदर और लिविंग नेसेसिटी, और ज़रूरी चीज़ें लाइक क्लोथ शूज़ और जैकेट्स भी उनके पास नहीं है, वगैरह वगैरह, ETC यानी वगैरह वगैरह। इवन देन दे आर ट्रू एंड फेथफुल, लेकिन वो ईमानदार हैं। दे डोंट लाइक टू गेट अर्न मनी, वो गैर कमाई हुई रकम इस्तेमाल करना नहीं चाहते। ये पूरी जो स्टोरी का जो है वो मैंने आपको खुलासा बता दिया है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हम इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 3 कराएंगे। अल्लाह हाफिज़।